हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है स्वर्णा कौरमोकर और मैं हूं आप लोगों की साइंस टीचर। आज की क्लास में हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मुझे आप लोग ये चीज बताओ कि मैटर क्या है। व्हाट इज मैटर? चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो आप लोग मुझे क्या बताओगे कि मैम मैटर क्या है? मैटर बताओ। जो भी हम लोग देख पा रहे हैं घर पे वो सब कुछ क्या है? मैटर है ना। जैसे कि मेरा ये पेन क्या है? ये पेन है, मैटर है ना। मतलब कुछ भी, एवरीथिंग जिसका क्या है, जिसका एक डेफिनेट मास है और जो एक डेफिनेट स्पेस को ऑक्युपाई करके रहता है, उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं मैटर। लाइक कुछ भी, मेरा जो वाटर बॉटल है ना, मेरा पेन है, मोबाइल है, कुछ भी आप लोग अगर कंप्यूटर में देख रहे हैं वो भी एक मैटर है, या फिर फोन पे देख रहे हैं वो भी एक मैटर है। कुछ भी, एनीथिंग जो हम लोग देख पा रहे हैं वो सब कुछ क्या है? आसपास देख पा रहे हैं, टेबल चेयर, एवरीथिंग इज मैटर। ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं, मैं इस पेन को ना तोड़ दूं। ठीक है। इस पेन को अगर तोड़ दूं, तोड़ते तोड़ते मेरा एकदम जब लास्ट में क्या हो जाएगा, ये जो पेन इतना ज्यादा छोटा हो जाएगा, तोड़ते तोड़ते इसका जो पार्ट्स है वो इतना छोटा हो जाएगा कि हम उसे फिर से और तोड़ नहीं पाते, है ना। तो वो क्या है? वो ही है एटम। ठीक है। जब ये जो पेन है, सोचो, ये पेन को हम लोग तोड़ रहे दो पार्ट में, उसके बाद इसे भी तोड़ दिया। ठीक है। ऐसा कर करके हम लोग लास्ट में ना ऐसा एक स्टेट पे चले जाएंगे हम लोग, जहां पर क्या करेंगे, हम इसको और तोड़ नहीं पाएंगे ना, और पार्टिकल्स में हम इसको तोड़ नहीं पाएंगे, है ना। तो वो ही क्या है? वो है एटम। अब क्या है? अब देखो, ये जो क्या था, पेन क्या था? ये पेन एक मैटर था। ठीक है। अब ये जो एटम्स है ना, ये एटम्स पता है वो एक दूसरे के साथ जोड़ के ना डेफिनिट प्रोपोर्शन पे एक दूसरे के साथ जोड़ के क्या फॉर्म करता है? एक दूसरे के साथ जोड़ के मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। ठीक है। सो एटम्स एक दूसरे के साथ जोड़ के क्या फॉर्म करेगा? डेफिनिट प्रोपोर्शन में जोड़ के वो फॉर्म करेगा मॉलिक्यूल्स। ठीक है। सो आई होप आप लोगों को मैटर एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा सा बहुत क्लियर है। ठीक है। अगर हम लोग एक हाउस के बारे में बात करें, थोड़ा सा और हम लोग एग्जांपल लेते हैं। हाउस के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? तो जो हाउस किससे बना है? हाउस ब्रिक से बना है ना। और हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्रिक से भी, मतलब वो सैंड से बना है ना। वो कुछ मतलब छोटा छोटा जो स्टोन्स है उससे बना है। सो वो सब क्या हो जाएगा? वो सब हो जाएगा, अगर हम लोग एक हाउस के रिस्पेक्ट में देखें तो तब वो सब क्या हो जाएगा? वो सब हो जाएगा एटम्स। ठीक है। मतलब बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक है। एटम्स एकदम छोटा है, एकदम सबसे छोटा पार्टिकल्स है, जिससे थ्रू सब कुछ बनता है, जो एक साथ मिल मिल के क्या डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिल मिल के क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स बनता है। ठीक है। अब हम लोग जो बोल रहे हैं कि एटम एटम बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। इसके बाद क्या हो जाता है? डिफरेंट डिफरेंट मतलब पार्टिकल्स बनता है, लाइक डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बनता है ना। ये चीज हम लोग बहुत आसानी से बोल रहे हैं, पर ये ना इतना आसानी से नहीं होता है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च किया ये कैसे होता है इसके ऊपर। ठीक है। सो आप लोगों को केमिकल रिएक्शन के बारे में तो पता ही होगा। चलो मुझे बताओ कि केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन क्या है? जो केमिकल चेंज में होता है ना, उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं, है ना। केमिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। केमिकल चेंज होता है जब क्या होता है? जब हम दो चीज को कंबाइन करके, दो चीज का अगर हम लोग रिएक्शन करवाए तो हमें कुछ तीसरा ही कुछ और चीज मिलेगा, है ना। अगर हम लोग एसिड के साथ अगर हम लोगों ने बेस का रिएक्शन करवा दिए तो क्या हो जाएगा? तो हमें सॉल्ट मिलेगा। अभी सॉल्ट क्या है? सॉल्ट कुछ तीसरा ही है ना। और अगर हम लोग सॉल्ट ले और वाटर ले, है ना, सॉल्ट एंड वाटर ले हम लोग, और उसको अगर मिला दे, उसका जो मिक्सचर है वो क्या हो जाएगा? वो तो एक फिजिकल चेंज हो जाएगा, मतलब वो कुछ और एक प्रोडक्ट तो नहीं होगा ना। वो क्या हो जाएगा? सॉल्टी वाटर ही होगा ना।
इसका जो मिक्सचर है ये तो सॉल्टी वाटर ही होगा, कुछ अलग सा कुछ तो आएगा नहीं, अलग सा कुछ प्रोडक्ट तो होगा नहीं। सो ये क्या है, ये फिजिकल चेंज है। पर ये जो एसिड के साथ जो बेस का हम लोगों ने रिएक्शन करवाया और सॉल्ट हुए, वो क्या है, वो एक केमिकल चेंज है। और यहाँ पर केमिकल चेंज में जो रिएक्शंस होते हैं, मतलब जिसके थ्रू हम लोग लिखते हैं इसे, ठीक है, वो ही क्या कैसे लिखते हैं, केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं ना, उसके थ्रू हम लोग केमिकल रिएक्शंस को दिखाते हैं। ठीक है। सो अब क्या है ना, ये जो मैंने आप लोगों को बताया कि एसिड के साथ हम लोग बेस का रिएक्शन करवाए तो क्या हो जाएगा, सॉल्ट होगा, और उसके साथ क्या होगा, उसके साथ वाटर होगा ना। अब ये कैसे हुआ, मतलब जब ये जो कंबाइन हो गया, मतलब सॉल्ट, सॉरी, मतलब एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट करके जो सॉल्ट किया, प्रोडक्ट किया, तो ये कैसे हुआ, ये चीज हम लोग अब देखेंगे। ठीक है। इसके लिए ना सबसे पहला एंड फेमस और जो बहुत अच्छा एक मतलब लॉ है, वो लॉ क्या है, वो लॉ है लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। जो ये जो लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मास है, ये किसने दिया, ये दिया लैवोइजर ने। ठीक है, इसको दिया। ठीक है। अब ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये बस ये चीज बोल रहा है कि ये जो एसिड है, ये जो बेस है, ये दोनों क्या है, ये दोनों तो रिएक्टेंट्स है ना। एरो का ये जो टेल है, इसके तरफ जो रहता है वो क्या है, वो रिएक्टेंट्स है। और ये जो एरो का जो हेड है, इसके तरफ जो रहेगा वो क्या होगा, वो प्रोडक्ट होगा, है ना। सो ये जो रिएक्टेंट्स है, इस रिएक्टेंट्स का अगर हम लोग मास ले, ठीक है, सो हम लोग अगर देखें कि ये जो एसिड है, देखो जब हम लोग किसी रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग तो कुछ डेफिनेट क्वांटिटीज ही लेंगे ना, डेफिनेट क्वांटिटीज लेंगे, है ना, डेफिनेट क्वांटिटीज एसिड लेंगे, डेफिनेट क्वांटिटीज हम लोग बेस लेंगे, उसका रिएक्शन करवा देंगे, और क्या मिलेगा हमें, सॉल्ट मिलेगा एंड वाटर मिलेगा, है ना। सो वो जो डेफिनेट जो मास है, वो मास हम लोग लिखते हैं कि एक्स है, एसिड का मास, और बेस का भी मास क्या है, एक्स है। ठीक है। और पता है, और उसके बाद जब हम लोग ये जो रिएक्शन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग जब सॉल्ट एंड वाटर के जब हम लोग मास को देखेंगे ना, तो पता है क्या मास आएगा, तो वो मास आएगा पता है क्या, 2x हो जाएगा। ये 2x कैसे हुआ, अगर आप लोग ये x प्लस एक्स को अगर क्या करो, एडिशन करवाओ, तो क्या हो जाएगा, तो 2x होगा ना। सो अगर रिएक्टेंट में जितना मास है, ठीक है, उतना ही मास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में भी होगा। सो इसके लिए मतलब ये जो थ्रू रिएक्शन है, इस रिएक्शन के थ्रू हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो मास है वो कंजर्व हो गया ना, कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया यहाँ पे, है ना। जितना मास को हम लोग ना डिस्ट्रॉय कर पा रहे हैं, ना हम लोग उसे क्रिएट कर पा रहे हैं। ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया। ठीक है, जितना एसिड एंड बेस हम लोगों ने लिया, हमें उतना ही, जितना मास एसिड एंड बेस का हम लोगों ने लिया, हमें जो सॉल्ट एंड वाटर मिला एज अ प्रोडक्ट, उसका जो मास है, वो सॉल्ट एंड वाटर का मास का जो कॉम्बिनेशन है, उसका क्या है, वो भी सेम है, जितना रिएक्टेंट का मास था उतना ही। ठीक है। सो टोटल मास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का वो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताओ, जो वाटर है ना, वाटर का फॉर्मूला क्या है, क्या होगा केमिकल फॉर्मूला इसका, H2O होगा। अब ये जो H2O है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला है, इसको अगर हम लोग देखें तो हम क्या कह सकते हैं, इस H2 में क्या है, H2 में 2 हाइड्रोजन एटम है, प्लस 1 ऑक्सीजन एटम है। अब ये कब होगा, जब हम 1 मॉलिक्यूल वाटर के बारे में बात करेंगे तब। मॉलिक्यूल लिख दिया, ठीक है, मॉलिक्यूल क्या है, जो दो और उससे भी ज्यादा एटम, क्या एटम मिलके क्या करता है,
डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलके मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। वन मॉलिक्यूल के बारे में अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, जो वाटर है उसका मॉलिक्यूल में। तो आप लोग मुझे बताओ कि ये जो 1 मॉलिक्यूल वाटर मैंने लिखा है ना, ये 1 मॉलिक्यूल वाटर तो बहुत छोटा है, एकदम छोटा सा है ना। एटम क्या है, एटम तो बहुत छोटा है। एटम क्या है ना, बहुत मतलब मतलब ऐसे भी कोई माइक्रोस्कोप में भी हम लोग नहीं देख सकते, उसके लिए बहुत मतलब अच्छा पावरफुल वाला माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, इतना छोटा है एटम, सबसे छोटा है, ठीक है। सो 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम मिलके जो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनेगा वो भी तो छोटा है ना। अगर हम लोग एक बूंद, अगर हम लोग पानी का ड्रॉप अगर हम लोग ले, वाटर ड्रॉप, सो मुझे बताओ कि ये जो एक जो वाटर ड्रॉप है इसमें क्या 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है? इसमें तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर नहीं है ना, इसमें तो बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल है ना, तभी तो ये जो एक ड्रॉप बना, ठीक है। सो अब हम लोग ये जो वाटर ड्रॉप है इसको अगर हम लोग बोले तो क्या होता है पता है? देखो, वाटर कुछ भी वाटर हो, पानी का हो, मतलब रिवर का वाटर हो, सी का वाटर हो, टैप का वाटर हो, वाटर का क्या, उसका तो कॉम्पोजिशन सेम ही रहेगा ना, वो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनेगा, राइट। अब ये जो वाटर है, ये वाटर में क्या होता है, बहुत सारा हाइड्रोजन एटम आता है। हाइड्रोजन एटम आके क्या करते हैं, वो जो बहुत सारा हाइड्रोजन एटम आके एक साथ मिलके क्या बनाता है, हाइड्रोजन एलिमेंट बनाता है ना। हम लोगों ने एलिमेंट के बारे में तो पढ़ाई की थी, हाइड्रोजन एलिमेंट बनाता है ना। और क्या होता है, बहुत सारा जो ऑक्सीजन एटम है वो ऑक्सीजन एटम आके क्या बनाता है, ऑक्सीजन एलिमेंट बनाता है। अब ये जो ऑक्सीजन एलिमेंट है और ये जो हाइड्रोजन एलिमेंट है, ये एक साथ आके क्या करता है, एक ड्रॉप वाटर बनाता है, ठीक है। बहुत सारा जो हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट एक साथ होके केमिकली बॉन्ड करके क्या करता है, वो एक वाटर का ड्रॉपलेट बनाता है, ठीक है। और क्या, और देखो यहाँ पे जब मैंने क्या कहा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कहा, तब मैं क्या कह रही हूँ, 2 हाइड्रोजन एटम और उसके साथ क्या 1 ऑक्सीजन एटम मिलके बन रहा है। पर जब मैं वाटर ड्रॉप के बारे में बात करूँ, बहुत मतलब एक बड़ा सा वाटर ड्रॉप के बारे में बात करूँ, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट एक साथ मिलके क्या कर रहा है, वाटर ड्रॉप बना रहा है, ठीक है। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर है। अब अगर हम लोग इसको देखें ना कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के बारे में अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं। मैंने क्या कहा, वो कैसा है, 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम। और पता है, मतलब देखो, एटम का भी तो मास है ना, सब कुछ का मास है। मास के बिना कैसे होगा, कुछ एंटिटी तो नहीं होगा ना विदाउट मास। तो एटम का भी मास है, बहुत छोटा सा मास है, मतलब एकदम वैल्यू एकदम छोटा सा है, पर मास तो है ना। तो क्या है, जो हाइड्रोजन एटम है उसका मास क्या हो सकता है, उसका मास ना 1 है। मास 1, हम इसे यू लिखते हैं, ठीक है। एटम का मास को हम लोग यू लिखते हैं। और क्या, अगर ऑक्सीजन एटम के बारे में बात करें, एटम मास, उससे हम क्या क्या होगा पता है, वो होगा 16 होगा, 16 यू होता है, ठीक है। अब देखो, एक जब मॉलिक्यूल वाटर है, ठीक है ना, H2O है, दैट मीन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 है। यहाँ पर कितना H2 है, मतलब कितना हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है ना। 2 हाइड्रोजन एटम है। अब 2 हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा, 1 इंटू 2 होगा ना, 2 है। एक का अगर एक यू है तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 यू हो जाएगा, ठीक है।
और अगर ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन क्या है, 1 एटम ऑक्सीजन है ना, 1 ऑक्सीजन एटम है। अब ये जो 1 ऑक्सीजन एटम है ये क्या हो जाएगा, इसका तो मैंने क्या बताया 16 है ना, सो 16 इंटू 1 हो जाएगा, सो क्या हो जाएगा 16 यू हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग प्रोपोर्शन करवाए तो क्या होगा, प्रोपोर्शन पता है ना, मतलब डिवाइड कर दे तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम मतलब हम लोग किसका कर रहे हैं, मास के बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 होगा ना, 2 और 16 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफिकेशन करें तो क्या हो जाएगा 1/8। तो इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, 1:8 लिख सकते हैं ना। ये क्या है पता है, ये कोई भी आप लोग पानी ले लो, कुछ भी वाटर ले लो, कहीं से भी वाटर ले लो, उसका जो मॉलिक्यूल होगा, वाटर का जो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होगा, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बिल्कुल डेफिनेट प्रोपोर्शन रहेगा 1:8। उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम का जो मास है, मास का जो प्रोपोर्शन है, वो प्रोपोर्शन बिल्कुल 1:8 ही रहेगा, ठीक है। सो ये जो मैंने आपको इतना बड़ा कुछ समझाया, ये किस लिए समझाया पता है, इस पे ना एक लॉ है, ठीक है। कौन सा लॉ है, इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ प्रोपोर्शंस, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट है ना, मैंने बताया क्या कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, ये किसने दिया पता है आप लोगों को, किसने दिया ये प्रोस्ट ने दिया, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट है। अब इसने क्या कहा, ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो, उसमें ना जो एलिमेंट है, एलिमेंट ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है, बाय मास। मतलब मास के, अगर हम लोग मास के बेसिस पे देखें तो मैंने जो बताया कि हमेशा क्या होगा, जो एलिमेंट्स होगा, कोई भी केमिकल सब्सटेंस है उसमें जो एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा, वो हमेशा डेफिनिट प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है, बाय मास, ठीक है। सो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इन अ केमिकल सब्सटेंस, आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो रही है। इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स are always present in what, in definite proportions by mass, ठीक है। और ये जो लॉ है ना कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला लॉ, ये ना बिल्कुल मतलब ऐसे ही लिखने की कोशिश करना, ठीक है, समझ लेना। ये तो बहुत इजी है, ये आप लोग लिख ही सकते हो बिल्कुल ऐसे ही, है ना। मैंने पूरा समझा दिया आप लोगों को, आई होप ये आप लोगों को क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, अब कौन आया, अब आया डाल्टन, जॉन डाल्टन। अब ये जो जॉन डाल्टन है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो एटम है, एटम के बारे में बहुत क्या कुछ थ्योरीज दी, और वो हम लोग देखने वाले हैं। ये जो डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी है, वो थ्योरी का कुछ चीजें हम लोग देख लेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले क्या है, ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तो एटम किसे कहता है, एटम
कहते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब ऑल मैटर्स, वो मैटर्स बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पेन है, इस पेन को अगर तोड़ तोड़ के ऐसा एक पार्ट चला आएगा जिसके बाद हम और उसे नहीं तोड़ पाएंगे ना, सो वो क्या होगा, वो एटम है। सो यहाँ पर ऐसा ही चीजें बोले जा रहे हैं, ठीक है। सेकेंड पे देखो, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स, ठीक है, मतलब एटम्स जो है वो इंडिविजिबल है, उसे और हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे। जो मैं बोल रही थी कि उसे हम लोग और ब्रेक नहीं कर पाएंगे, वो जो एटम है उससे, ठीक है, जो एकदम लास्ट वाला जो पार्टिकल है उसको, और पार्ट है, मतलब जो पेन का जो लास्ट वाला पार्ट है तोड़ते तोड़ते, उसे हम क्या करेंगे, उसे हम और कुछ नहीं कर पाएंगे, और नहीं तोड़ पा रहे ना, इसीलिए क्या करें, और हम उसे डिवाइज मतलब डिविजिबल नहीं कर पा रहे, ठीक है, वो और डिविजिबल नहीं है। which cannot be created or destroyed in a chemical reaction। जो हम लोगों ने लर्न किया था ना, क्या लर्न किया था कि जो एटम है उसे क्या करेंगे, उसे हम लोग और क्या नहीं कर सकते, उसे हम लोग ना जो केमिकल रिएक्शन में ना इसे क्रिएट कर पाएंगे, ना इसको क्या डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, है ना, हम लोगों ने तो लर्न किया ये चीज। और थर्ड देखो, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। जो एक एलिमेंट है, एलिमेंट कैसे बनता है, एलिमेंट कैसे बनता है, बहुत सारा एटम से ना बनता है, बट एटम क्या होगा, वो एक ही एटम होगा, है ना। अगर हम लोग सोडियम के बारे में बात करें, वो सोडियम में क्या होगा, उस सोडियम में बहुत सारा एटम तो होगा, पर वो जो सोडियम एलिमेंट है, उस सोडियम एलिमेंट में सिर्फ एक ही, मतलब लाइक सिर्फ एक टाइप की ही एटम होगी, लाइक सोडियम की ही एटम होगी, पर बहुत सारी होगी, पर वो एक ही टाइप की होगी, सोडियम टाइप होगा एक, ठीक है। सो वही चीज बोल रहा है कि एक ही टाइप की, मतलब वो जो एटम्स है, वो एटम्स क्या होगा, वो एटम्स बहुत ज्यादा, वो एटम्स आइडेंटिकल होगा किस पे, मास पे और केमिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। अगर हम लोग कुछ मतलब कॉपर का एक वाटर बॉटल ले ले, और कॉपर का जो वाटर बॉटल है उसमें से क्या निकाल ले, उसमें से एक वाटर मतलब एक एलिमेंट निकाले, मतलब कॉपर एलिमेंट निकाले, ठीक है, एक कॉपर एलिमेंट निकालेंगे, तो उस कॉपर एलिमेंट का ना मतलब एटम निकाले, एक कॉपर एलिमेंट है, उस कॉपर एलिमेंट से उसका जो एटम्स है वो सारे एटम्स हम लोग निकाले, और उसको हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग उसे ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा कि जो मास है ना, सारे के सारे जो एटम है कॉपर के, जो सारे के सारे एटम हमें मिला एक कॉपर के वाटर बॉटल से, ठीक है, वाटर अगर सिर्फ वो कॉपर से ही बना हुआ, ठीक है, कॉपर के एलिमेंट से ही पूरा का पूरा बना हुआ है, तो फिर तो क्या हो जाएगा, जो उसका जो एटम्स होगा उसका केमिकल प्रॉपर्टीज और जो मास होगा वो बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या डिफरेंट एलिमेंट्स का जो प्रॉपर एटम्स होगा, जैसे कि अगर हम लोग सोडियम का ले, सोडियम ले ले, और यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन लेंगे। अब इसका जो एटम होगा, ऑक्सीजन का जो एटम होगा, और यहाँ पर ना ये जो सोडियम का जो एटम होगा, वो क्या होगा, वो तो डिफरेंट डिफरेंट होगा ना। सोडियम एक एलिमेंट है, उसका जो एटम का जो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मासेस है, वो जो ऑक्सीजन का जो एटम्स होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक एंड मासेस तो डिफरेंट डिफरेंट होगा ना, अलग अलग होगा। सो ये चीज बोल रहा है यहाँ पे। फिर देखो, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, है ना, स्मॉल होल नंबर्स पे मिला के क्या कंपाउंड कर लेता है, ठीक है। वो चीज भी हम लोगों ने देखे थे, है ना, कि बिल्कुल एकदम एकदम ठीक ठाक एकदम डेफिनिट प्रोपोर्शन में ही होगा, है ना, डेफिनिट प्रोपोर्शन में ही जो मास है उसका मास का डेफिनिट प्रोपोर्शन रहेगा, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, फिर ही क्या होगा, फिर ही तो कंपाउंड होगा ना, अगर जो एटम का जो रेशियो होगा वो एकदम डेफिनिट होगा और होल नंबर की होगा, ठीक है। और देखो, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। अब रिलेटिव नंबर पता है क्या, जो उसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला से जो निकलता है ना, जैसे कि H2O है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर रेशियो निकाले तो क्या हो जाएगा, उसका जो ये जो फॉर्मूला, इसे एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं, इसका इसके बेसिस पे अगर हम लोग उसका जो रेशियो निकाले हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का निकालेंगे और ऑक्सीजन का निकालेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 है ना, 2
एटम ऑफ हाइड्रोजन मिलके बन रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। तो क्या है, ये जो रिलेटिव जो नंबर है, रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स क्या है, ये बिल्कुल भी कांस्टेंट होगा, है ना, 2:1 ही होगा, है ना। कुछ भी पानी ले लो, कुछ भी वाटर ले लो, उसका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मतलब रेशियो होगा, यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला का जो रेशियो होगा वो हमेशा 2:1 ही होगा, वो कांस्टेंट होगा। यही चीज बोल रहा है इस डाल्टन की थ्योरी पे। सो आई होप आप लोगों को इतना तक पूरा का पूरा क्लियर है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, जो एटम है ना, वो एटम क्या है, वो एटम बहुत छोटा है, मैंने बताया था। अगर हम लोग उसे ना मेजर करें, ठीक है, उसका जो रेडियस है, एटम का जो रेडियस है, उसको अगर हम लोग मेजर करेंगे तो पता है किस पे आएगा, तो मेजर किस पर करेंगे हम लोग, नैनोमीटर पे करेंगे, ठीक है। ठीक है, नैनोमीटर्स पे करेंगे। अब नैनोमीटर क्या है पता है, 1 nm, मतलब नैनोमीटर क्या है, 1/10⁹, ठीक है, ये मीटर है, ठीक है। सो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 मीटर इक्वल्स टू कितना है, 10⁹ नैनोमीटर। तो कितना छोटा है एटम, ये चीज भी आप लोग देख पा रहे हो, है ना, ठीक है। सो आप हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें लर्न किया। हम लोगों ने सबसे पहले लर्न किया कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है। सो एटम क्या है, किसी भी मैटर को अगर आप तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तो क्या हो जाएगा, एकदम ऐसा एक पार्ट आएगा जो हम और नहीं तोड़ पाएंगे उसे, है ना। तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे हम लोग कहेंगे एटम। उस टाइप मतलब उस पार्ट को हम लोग कहेंगे एटम। अब एटम एटम बहुत सारे एटम मिलके क्या करता है, मॉलिक्यूल्स करते हैं, पर उसका क्या हो सकता है, उसका जो प्रोपोर्शन है वो बिल्कुल डेफिनेट होना चाहिए, डेफिनेट प्रोपोर्शन होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या देखे कि केमिकल रिएक्शन में ना क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स होता है लाइक एसिड और बेस का अगर हम लोग रिएक्शन करवाए तो क्या हो जाएगा, तो सॉल्ट प्लस वाटर हो जाएगा। अब ये जो सॉल्ट प्लस वाटर हुआ ना, ये जो एसिड है और ये जो बेस है, इसका जितना मास है, टोटल जितना मास होगा, वो प्रोडक्ट पे भी उतना ही टोटल मास होगा। लाइक अगर x प्लस एक्स 2x है रिएक्टेंट पे मास, तो प्रोडक्ट पे भी मास कितना होना चाहिए, तो प्रोडक्ट पे भी मास 2x ही होना चाहिए, ठीक है। और इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहेंगे। अब देखो, अब जो हम लोगों ने क्या लर्न किया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में हम लोगों ने लर्न किया। तो क्या हम लोगों ने लर्न किया कि इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शंस बाय मास, है ना। मास में क्या बिल्कुल डेफिनिट प्रोपोर्शन रहेगा। जैसे कि हम लोगों ने क्या लर्न क्या देख लिए थे, हम लोगों ने देख लिए थे जैसे कि हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम का जो मास है, वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल को बनाने के लिए वो क्या है, वो 1:8 है ना। सो ये क्या है, ये बिल्कुल कांस्टेंट है, इसे हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोगों ने लास्ट पे क्या देखा, लास्ट पे हम लोगों ने डाल्टन के थ्योरी के बारे में लर्न किया कि डाल्टन क्या कह रहा है, उसके बारे में हम लोगों ने लर्न किया। डाल्टन की थ्योरी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो डाल्टन की जो थ्योरी है वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि जो मैटर है, वो मैटर बिल्कुल छोटा छोटा टाइनी टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, एटम कहेंगे, है ना। अब और एटम क्या हो सकता है, वो एटम को हम लोग और डिवाइड नहीं कर पाएंगे, हम लोग उसे क्रिएट भी नहीं कर पाएंगे, हम लोग उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाएंगे किसी एटम को, ठीक है। और अब लास्ट पे हम लोगों ने, लास्ट नहीं मतलब थर्ड पार्ट पे हम लोगों ने क्या देख लिया कि जो एटम है ना, मतलब एक एलिमेंट के एटम, उसका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम सेम होगा, ठीक है। पर जब डिफरेंट एलिमेंट्स लेंगे, लाइक हम लोग अगर ऑक्सीजन ले ले और सोडियम ले ले, तो ऑक्सीजन का एटम और सोडियम का एटम का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है और मास है, वो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। और क्या, और एटम जो है वो कंबाइन होगा, कंबाइन होके क्या फॉर्म करेगा, कंपाउंड फॉर्म करेंगे। पर वो क्या होना चाहिए, वो जो रेशियो होना चाहिए वो स्मॉल होल नंबर की रेशियो होना चाहिए, ठीक है। हम लोगों ने सीखा ना, ठीक है। और क्या हम लोगों ने लास्ट में देखा कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। जो रिलेटिव नंबर है एंड काइंड्स ऑफ एटम्स है, वो बिल्कुल कांस्टेंट होगा, कहाँ पर, किसी गिवन कंपाउंड पे बिल्कुल कांस्टेंट होगा, ओके।
और एटम कितना छोटा है, मतलब इसका जो रेडियस है वो हम लोग नैनोमीटर में काउंट करते हैं, मेजर करते हैं ना। और 1 मीटर कितना है, 10⁹ नैनोमीटर है। अब हम लोग क्या करने वाले, कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8, ये चीज हम लोगों ने देखा है ना, बाय मास टू फॉर्म वाटर। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट 1 minute। What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen gas? So इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये देखो क्या है, 1:8 है ना। सो अगर 1:8 ये है, मतलब रेशियो है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो मास है उसका रेशियो है 1:8। तो अब क्या बोल रहा है, यहाँ पर लिखते हैं 1:8 है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास है, एटम का जो मास है उस एटम का मास। अब ये जो हाइड्रोजन गैस कितना होगा, कंप्लीटली रिएक्ट करेगा 3 होगा यहाँ पे ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 3 × 8 हो जाएगा ना, इक्वल्स टू 24 हो जाएगा। सो 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस हमें चाहिए, है ना। जब हाइड्रोजन का जब 1 है, लाइक 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करता है किसके साथ, विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो तब क्या हो जाएगा, तब जब 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट करेगा, 3 × 8 हो जाएगा ना, सिंपल मैथ्स, 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 24। ठीक है, नेक्स्ट देखो, which postulate of Dalton's atomic theory is a result of law of conservation of mass? कौन सा है, एकदम लास्ट वाला है ना, ये है ना, the relative number and kinds of atom are constant in a given compound, है ना। मैंने बताया ना, जो रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम है वो कांस्टेंट होगा इन अ रिलेटिव इन अ गिवन कंपाउंड में। ठीक है, सो ये है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, मास का जो रिजल्ट है इसमें बोल रहा है। ठीक है, सो ये क्लास इतना ही रहेगा। आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर है। अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी जगह पे कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स। ठीक है, और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।